हम लोग फिजिक्स 12th में देखे तो हम लोग वेवकण के बारे में समझ पाए थे। वेवकण एक प्रकाश की घटना है तो जो तरंग सर्किट के आधार पर व्याख्या की जाती है। और इसमें आपको बताया क्या होगा कि जब एक ही माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पे तीव्रता घट जाती है। और इस घटना को वेवकण कहते हैं। जहाँ पे बढ़ती है उसे हम संकोची वेवकण और जहाँ पे घटती है उसे विनाशी वेवकण कहते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग पर्दे पे भी लाए। पर्दे पे हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें कई फ्रिंजें मिलती है, बैंड्स मिलते हैं। चमकती बैंड मिलती है, ना चमकने वाली बैंड मिलती है, कम इंटेंसिटी की मिलती है। उनमें क्या बैंडों की चौड़ाई होती है, कैसे उसको यंग ने एक्सप्लेन किया, वो चीजें हम आपको समझाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज लोगों से कुछ बताते हैं तो पहले नंबर देखना चाहते हैं। अगर हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बताते हैं कि ये चीजें हैं आपके नेचर में, तो लोग क्या चाहेंगे? पहले देखना कि वो चीज है तो कहाँ है, हमें दिखाइए। क्योंकि वेवकण एक ऐसी घटना थी जो समझने वाली चीज थी, क्योंकि ये तरंग प्रकृति पे आधारित है और तरंग हमें दिखाई नहीं देता। तो वेवकण दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन लोग इस बात को मान नहीं रहे थे कि वेवकण होता है। मतलब ऐसा कहो कि रूम में एक प्रकाश होगा, एक बल्ब होगा तो रूम के हर बिंदुओं पे उजाला होगी, जबकि दो बल्ब जलाओगे तो कई जगह पे अंधेरा आ जाएगा। अगर ऐसे बातों को आप समाज में किसी से बताओगे तो मानेगा इस बात कि एक बल्ब से पूरा उजाला, दो बल्ब से कई बहुत जगह पे अंधेरा। लेकिन इस बातों को जब समझाओगे वेव के आधार पे कि कैसे उजाला होती है, कणों के कंपन द्वारा उजाला होती है, जहाँ कंपन तेज होता है वहाँ उजाला तेज होती है, जहाँ कंपन धीरे होता है वहाँ उजाला धीरे होती है। और जब वेव एक दूसरे पे अध्यारोपित होते हैं तो अगर वे उल्टा पड़ जाए, मतलब एक दूसरे के विपरीत कला में पड़ जाए, तो वहाँ वाला का कंपन नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा हो जाता है। ऐसी घटनाओं को समझाया जाए तो लोग समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा लिटरेट है। बट फिर भी सभी को समझाने के लिए यंग ने प्रयोग कर दिया। यंग का जो प्रयोग रहा उसका नाम रहा यंग का द्विझिल्ली। मैंने आपको झिल्ली और छेद में फर्क बताया था ना? जी। अगर आप किसी भी पर्दे में एक सुई से छेद कर देते हो तो उसे हम छेद या छिद्र या होल कहते हैं। लेकिन एक पत्ती से ऐसे चीर देते हो तो झिल्ली या स्लिट कहते हैं इंग्लिश में। और अगर हम द्विझिल्ली प्रयोग की बात करें, मतलब द्विझिल्ली मतलब डबल स्लिट, इसको इंग्लिश में YDSC के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है। शॉर्ट फॉर्म में इसे YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिल्ली छिद्र प्रयोग, द्विझिल्ली प्रयोग YDSC के नाम से जानते हैं। इन्होंने करके दिखाया, लोगों को दिखाया कि आओ हम दिखाते हैं वेवकण होता है और कुछ जगहों पे ज्यादा चमकता है, कुछ जगहों पे कम। उन्होंने हमने आपको एक दिखाया भी था कि उन्होंने एक प्रकाश स्रोत लिया था जिससे पर्दे में एक छेद किया जिससे प्रकाश तरंगें आगे बढ़ी। फिर अगले पर्दे में दो छेद किए, दोनों से प्रकाश तरंगें निकली, एक दूसरे पे अध्यारोपित हुई। तो सामने वाले स्क्रीन पे आपको ब्राइट और डार्क के पॉइंट मिले, कहीं पे चमकता हुआ कहीं पे नहीं चमकता हुआ। फिर उन्होंने पता किया कि चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना मोटा चमकेगा तो कितना मोटा नहीं चमकेगा, कौन सा फ्रिंज कहाँ पे होगा। तो इसको समझने के लिए हमने आपको एक हेडिंग दिया होगा। अब फिर उस हेडिंग को भूल ही गए, हम इसलिए लिखा दिए थे ताकि हम ना भूल जाए। हम कहे थे आपसे कि बताना नहीं तो आगे समझ नहीं पाओगे, अभी हमको निकाल हो गया ना बताया होती तो अभी ये दिक्कत होता तुम्हें समझने में। तो आपको टॉपिक हम आपको लिखा दिए थे इसलिए उस दिन कि पहले बता देना, कलांतर पथांतर बता देंगे तब आगे बढ़ना। कलांतर पथांतर का मतलब आपको पता होगा, तरंगे जब चलती हैं तो उनमें कलाएं होती हैं, फेजेज होते हैं। और वो फेज आपको पता होना चाहिए कि फेज क्या होता है। हमने कई बार सेक्शन से उनको बताया, कला का मतलब आप किस अवस्था में हो, मतलब अभी शून्य अवस्था में हो कि यहाँ पहुंच गए हो कि यहाँ आ गए हो कि इधर जा रहे हो कि लौट रहे हो, दैट इज द कला बताता है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360, एक चक्कर आपका पूरा हो गया। ऐसे में इस तरह का देखा जाए तो यहाँ 0, 90, 180, 270, 360, एक चक्कर पूरा। अब इस कलाओं में अगर हम बात करें तो कलांतर और पथांतर में बहुत डिफरेंस होता है। आपको पता होगा कि अगर हम दो तरंगे एक साथ चलें सेम कला में तो ऐसे साथ चलेंगे इस तरह। अगर उनकी कलांतर समान है, कला में कोई अंतर नहीं है, तो जितना रास्ता ये चलेगा मतलब पथांतर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर कलांतर में फर्क हो जाए, कलांतर का मतलब हम पहले चल दिए थे और तुम बाद में आ रहे हो, और चूंकि हम एक चक्कर चल चुके हैं
अब हम नीचे जा रहे हैं तब तुम चले, तो जब हम यहाँ चल चुके हैं तब तुम चले, तो कला में हम 180 तुमसे आगे हैं, 90 180 आगे है। अब हम यहाँ जा रहे हैं तो तुम यहाँ आ रहे हो, हम ऊपर उठ रहे हैं तो तुम नीचे जा रहे हो, फिर हम नीचे गिर रहे हैं तो तुम ऊपर, तो कहीं ना इस तरह चलता नजर आएगा अल्टरनेटिंग। और अल्टरनेटिंग फेज में अगर हम बात करें तो इसमें कला में अंतर आएगा तो उसके पक्ष में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो कलांतर अलग हुआ, उनकी कलाओं में फर्क हुआ, तो उनके चले गई दूरियों में भी अंतर आ जाएगा। और अगर कोई दो तरंगें चल रही है उनमें कलाओं में अंतर है, कलाओं में अंतर होगा तो पक्का है ना, अलग अलग फेज में चल रहे होंगे, तो उनका जो कलांतर होता है डेल्टा पाई, ये क्लास 11 की कोर्सेज में जब हम वेव पढ़ते हैं, तरंग पढ़ते हैं, तो बताया जाता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। इट इज द रिलेशन बिटवीन कलांतर व, ये क्या है, कला में पाई से कला बताते हो तो डेल्टा लगा दिए तो कलांतर, और यक्स माने चली गई दूरी वाला है। अब तुम्हें कलांतर पता है तो पथांतर निकल जाएगा, और पथांतर पता है तो कलांतर निकल जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं यार कि कब तुम करोगे संकोची व्यतिकरण और कब करोगे विनाशी। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल लें, व्यतिकरण दो तरह का होता है, आपको पता होगा कि व्यतिकरण दो तरह का होता है, एक पे ज्यादा जहां तीव्रता आ जाती है उसको संकोची व्यतिकरण कहते हैं, और एक पे वहां जहां पे तीव्रता 0 हो जाती है या फिर घट जाती है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब हमें अगर दो तरंगे चल रही हैं, दो तरंगे आपस में चल रही हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं, तभी ऐसा होगा, कुछ जगहों पे कंपन घटेगा, कुछ जगहों पे बढ़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कब कब बढ़ेगा और कब कब घटेगा कला के आधार पे, मतलब कितने कला का अंतर आए। तो आपको पता होगा कि हमें संकोची के लिए ए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आयाम बढ़ेगा तभी तीव्रता बढ़ेगी, रोशनी तभी बढ़ेगी ना, धीरे धीरे कंपन करोगे थोड़ा ना बढ़ेगा, तब तो प्रकाश कम रहेगा। तेज कंपन करोगे तो प्रकाश तेज रहेगा, और तेज कंपन करोगे प्रकाश और तेज हो जाएगा, रुक जाओगे अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश ही नहीं रहेगा। मतलब ऊर्जा के हिसाब से आपकी तीव्रता मिलती है, लेकिन तीव्रता तो आयाम पे डिपेंड करता है। और तुम्हें अगर संकोची व्यतिकरण चाहिए तो मतलब आपका आयाम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और जब आपको विनाशी चाहिए तो आपका मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब A1 प्लस A2 दोनों जुड़ जाए, ये A1 से चला रहा है, ये A2 से चला रहा है, तो दोनों जुड़ के बनाए। और घटने का मतलब A1 माइनस A2, दोनों एक दूसरे को उल्टा पड़ जाए और घट जाए। जैसे कि मान लीजिए 5 से चल रहा था, ये भी 5 से चल रहा था, दोनों जुड़ जाए 10 से चले तो तीव्रता बढ़ेगी। ऐसे को मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड बोलेंगे और उसी पे आपका संकोची होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे को उल्टा पड़ जाए, ये 5 से ऊपर उठा, ये 5 से नीचे, 0 हो जाएगा, कंपन ही नहीं हो पाएगा, तो वहां पे अंधेरा आएगा। ऐसे विनाशी फेज कहेंगे। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होता है, यहाँ पे लेकिन आपने स्टार्टिंग फेज में पढ़ा है या फार्मूले के अकॉर्डिंग कि कहीं पर भी ए नेट अगर निकालना हो दो आयाम तरंगों के अध्यारोपण में, तो A1 प्लस A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का अब पूरी बात को समझा जाता तो कितना बेहतर लिंक होता है। हमें समझ में आती है ऊर्जा, क्या समझ आती है, ऊर्जा। जैसे हम तेज बोलेंगे ऊर्जा तेज है तो आपको तेज सुनाई देगा, धीरे बोलेंगे ऊर्जा धीरे हो जाएगा, धीरे सुनाई देगा। आपकी बल्ब तेज ऊर्जा निकालेगा तो आपको ज्यादा चमक दिखाई देगा, कम ऊर्जा निकालेगा तो मतलब हमें समझ में आता है ऊर्जा। ऊर्जा किस बात पे डिपेंड करती है, तीव्रता। तीव्रता और तीव्रता किस बात पे डिपेंड करती है, आयाम। इस पे कितना कूद रहे हो उस बात पे निर्भर करेगा। मतलब हम तेज बोल रहे हैं ना, ये ऊर्जाएं तेज निकलेंगी तो ये कंपन तेज करेंगे, कणों में कंपन तेज होगा। धीरे बोलेंगे तो कणों में कंपन धीरे होगा। अब बात समझना, हमारी ऊर्जा किस बात पे डिपेंड करती है, तीव्रता पे। तीव्रता किस बात पे डिपेंड करता है, आयाम पे। आयाम ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा, तीव्रता ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। आयाम कम तो तीव्रता कम, तीव्रता कम ऊर्जा हमें कम महसूस होगा। बात को समझना, ऊर्जा तीव्रता पे निर्धारित होती है, तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है, और आयाम कलांतर से निर्धारित होता है। कोई कलांतर वही काश बदलेगा और घटाएगा बढ़ाएगा, वही कलांतर पे डिपेंड करेगा किस कला में हो, समान कला में हो विपरीत
क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए। अगर इसको मैक्सिमम चाहिए मतलब कास को मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि जब वहां अंदर कास मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, तो ए ज्यादा आएगा, ए ज्यादा आएगा, आई ज्यादा आएगी, आई तीव्रता ज्यादा आएगी तो ऊर्जा ज्यादा आएगा, ऊर्जा ज्यादा आएगा तो संकोची मतलब आप ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो तीव्रता ज्यादा रखना पड़ेगा, तीव्रता ज्यादा चाहिए तो आयाम ज्यादा रखना पड़ेगा, आयाम ज्यादा चाहिए तो फिर कास फाई का मान ज्यादा रखना पड़ेगा। और मैथ में तो आपने पढ़ा होगा कि कास फाई का अधिकतम मान 1 होता है। मैथ वाले जानते हैं साइन थीटा और कास थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, जिसमें कास का मान सबसे ज्यादा कितना होता है +1 और साइन और कास ये दो थीटाओं का सबसे अधिकतम मान +1 और सबसे मिनिमम मान -1 होता है। और यहाँ पे ग्राफ खींचा होगा +1 और माइनस के बीच ये लोग लंबे होते हैं, इनकी रेंज होती है -1 से +1। अब क्योंकि कास फाई को हमें ज्यादा कराना है, संकोची वृत्तकण है, संकोची कण में ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा लाना है ज्यादा तो तीव्रता ज्यादा करना पड़ेगा, तीव्रता ज्यादा लाना है तो आयाम ज्यादा करना पड़ेगा, आयाम ज्यादा लाना है तो फिर कास फाई का मान ज्यादा होना चाहिए और कास फाई तभी ज्यादा होगा जब वो 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। और कास के ग्राफ में देखा गया कि वो 0 डिग्री 2 पाई डिग्री में देखो या रेडियन में 4 पाई 6 पाई 8 पाई इन सब में क्या है? मैक्सिमा दे रहा है। कास का ग्राफ कभी देखो नहीं, देखो तो आप बना देते हैं छोटा सा, ऐसे बनाया होगा कभी? ये 0 पे होता है बाबू, यहाँ 0 होता है, ये 2 पाई पे होता है, यहाँ दो एकदम ऊपर है, फिर 1 बना है यहाँ 4 पाई पे, कितने पे? 4 पाई पे। आगे कहाँ मिलेगा? इधर माइनस वाले होते हैं तो हम पॉजिटिव में बता रहे हैं 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई लाइक दिस। और अगर ऐसा है, ये क्या निकल गया संकोची के लिए कलांतर, तो उसके रिस्पेक्टिव पथांतर भी बनेगा कि नहीं? हम कला से नहीं देखेंगे, पक्ष से देखेंगे। अगर हम कलांतर से पथांतर निकालना चाहें तो यहाँ डालेंगे 0 फाई का मान, और जब 0 डालोगे इसका लैम्डा गुणा करोगे 0, 2 पाई से भाग दोगे 0 तो डेल्टा एक्स का मान कितना आ जाएगा? 0। अब अगला क्रिया जब डालेंगे 2 पाई तो यहाँ ला के गुणा कराओगे तो 2 पाई लैम्डा, 2 पाई से भाग दोगे 2 पाई कट गया, बचा खाली लैम्डा। अब 4 पाई डालोगे तो 4 पाई से यहाँ हो जाएगा 4 पाई लैम्डा, गुणा कराओगे उसको इधर लेके आओगे तो कट जाएगा 2 पाई तो बचेगा 2 लैम्डा। मतलब अब तो जानेंगे वो क्या आएगा, हमें क्लियर पता चल चुका है कि अगर हमें व्यतिकरण में संकोची व्यतिकरण चाहिए अर्थात अधिकतम तीव्रता चाहिए तो हमें कलांतर रखना पड़ेगा, कलांतर होना चाहिए 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तब तो आपको संकोची व्यतिकरण मिलेगा, मतलब अधिकतम तीव्रता मिलेगी। या अगर हम पथांतर की रिस्पेक्ट में बताएं तो हमारा पथांतर होना चाहिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा लाइन। अब विनाशी के लिए आपके एम इन कराने के लिए यहाँ कम से कम यहाँ हो रहा है कि नहीं? यहाँ हो रहा है कि नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे? पाई, ये पाई है, ये क्या है? 3 पाई। तो आपके कलांतर की जो वैल्यू होती है कम से कम कास को कम कराने के लिए, क्योंकि जब कास कम होगा, कास कम होगा तब ये कम होगा, और जब ये कम होगा तो तीव्रता कम होगा, तीव्रता कम होगा तो फिर ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो गया तो विनाशी बन गया। मतलब विनाशी होने के लिए ऊर्जा कम, और ऊर्जा तभी कम होगा जब तीव्रता कम, तीव्रता तब कम होगा जब आयाम कम, और आयाम तब कम होगा जब कास फाई कम, और कास फाई कम होता है किस पे? पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। एग्जामों में आपको ये पूछेगा कि कितना कलांतर होना चाहिए संकोची के लिए, कितना पथांतर होना चाहिए संकोची के लिए, कितना कलांतर होना चाहिए विनाशी के लिए। तो विनाशी के लिए कलांतर क्या होना चाहिए? पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई के कंडीशन मिलेंगे। अच्छा इसके इसमें अगर पथांतर निकाले तो जब यहाँ पाई डालोगे ना, पाई से पाई कट गया, इसको भेजोगे λ/2 बनेगा। 3 पाई डालोगे, पाई से पाई कट गया, यहाँ 3 λ/2 बनेगा। आगे जाने दो 5 λ/2 बनेगा, 7 λ/2 बनेगा। इस तरह क्या आएंगे क्या? तो संकोची के लिए क्या कलांतर पथांतर होना चाहिए और विनाशी के लिए क्या कलांतर पथांतर होना चाहिए जानिए। इससे पहले आप जान ही लो कि अगर हमें दो तरंगे
आरोपित होती है तो उनका नेट कैसे निकाला जाता है, आयाम, उनकी फाइल भी आपको दिया गया होगा, फाइल निकालने के लिए नेट फाइल फिर कैसे निकाला जाता है, फार्मूला आपको पता होगा। अब इनके हम चीजों को समझ सकते हैं। YDSC क्या कहता है, ये कहते हैं मान लीजिए यहाँ पे एक कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध स्रोत का मतलब, कोहेरेंट सोर्स का मतलब वो सोर्स होता है जो लगातार एक निश्चित तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की प्रकाश का उत्सर्जन करे। अर्थात एक ऐसा बल, दो ऐसे बल, एक नहीं दो ऐसे बल जिनकी निकलने वाली तरंगे सेम आवृत्ति की हो, क्या हो, मतलब उनमें अगर ये 20 चक्कर मार रहा है ये भी, तुम छोटा बड़ा हो सकते हो सकता है आपका आयाम 2 का हो और इसका आयाम 5 का हो, लेकिन ये जो चक्कर है ऊपर नीचे गिरने वाला, ये पर सेकंड ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब उनकी जो क्या बोल रहे हैं, सेम आवृत्ति हो, सेम आवृत्तियां हो, सेम उनके तरंगदैर्घ्य हो, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेस की अगर हम बात करें, आवृत्ति सेम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य सेम हो जाएगा, दोनों तरफ होगा। हाँ, आयाम कम ज्यादा हो सकता है, ये ऊपर नीचे वाला कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में कोहेरेंट सोर्सेस जब चलते हैं तो ये हम बताते हैं कि हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स में प्रॉब्लम इस बात की है कि हम 2 बल्ब लगा दिए तो दोनों एट द सेम टाइम दोनों निकाले, ये तभी संभव है जब दोनों एक साथ जले। दोनों एक साथ जलेगा तभी तो दोनों एक साथ जलेगा। एक पहले जला दोगे, एक बाद में जलाओगे तो पहले निकल लेगा, एक बाद में निकलेगा, तो अंतर आ जाएगा कि नहीं। ऐसे कंडीशन में YDSC ने कहा कि नहीं भाई, हम 2 लेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कुछ मिलीसेकंड का फर्क पड़ जाए दबाने में या ऑन करने में, या मान लीजिए तार से ही दोनों एक साथ जोड़े हैं, इन्हें एक साथ जलाते समय करंट किसी में पहले पहुंच जाए, किसी में थोड़ा बाद में पहुंचे तो जलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक ही सोर्स लिया, एक से सामने कुछ पर्दा लगा दिए और उन्होंने पर्दे पे 2 छेद कर दिए। जब वो 2 छेद किए तो इनसे जो दूरियां थी वो समान थी। क्या थी, मतलब जितना टाइम यहां जाता था लगने में समय, उतना ही टाइम वेव यहां जाने में लगता था, क्योंकि दूरी समान थी, छेदों की दूरी, जिसको यशवन बोले 2 छिद्र। ये छेद थे कि झिल्ली थे, ये जहां बल्ब था उसके सामने पर्दे में 2 ऐसे झिल्ली किए थे, और यहां से प्रकाश जब दोनों में चलता था तो समान दूरियां थी। अब बताओ, ये 2 नए स्रोत की तरह कार्य करेंगे कि नहीं, 2 नए बल्ब की तरह काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि लाइट यहां से भी निकलेगी और लाइट यहां से भी निकलेगी। अब तो दिक्कत नहीं ना, अब तो साथ में निकलेगी, क्योंकि जब ये बल्ब ऑन किया जाएगा तो दोनों में समान डिस्टेंस होने की वजह से 707 पहुंचेंगे तो आगे 707 निकलेंगे, मतलब अब तो दोनों जगह से बराबर टाइम पे निकलेगी। और ऐसे स्रोत, ऐसे प्रकाश निकालने वाली चीजें जो एक ही समय पे समान आवृत्ति और कला के तरंगों को निकालती है, उत्सर्जित करती है, ऐसे को कला संबद्ध स्रोत के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में कोहेरेंट सोर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने एक सामने पर्दा फिर लिया, किसी पे देखना चाहते थे। आपको पता है ना, हमने करके दिखाया था, उस पे कई जगह पे उठने वाले मिल जाते थे, कई जगह पे गिरने वाले मिल रहे थे, कई जगह पे उठने और गिरने दोनों मिल रहे थे। जहां पे दोनों उठने वाले मिलते थे, तरंगे ऐसे उठती गिरती है ना, दोनों उठने वाले मिलते थे वहां तीव्रता बढ़ती थी, जहां दोनों गिरने वाले मिलते थे वहां भी बढ़ती थी। लेकिन जहां एक उठने वाला और एक गिरने वाला मिलता था वहां पे उल्टा होने की वजह से तीव्रता। और यहाँ देखा गया कि इसके एकदम सीधाई पर ब्राइट मिलता है, चमकता हुआ पॉइंट मिलता है, ये पूरे लाइन में चमकते हैं। फिर यहाँ क्या मिलता है, डार्क, यहाँ भी क्या मिलता है, डार्क। ब्राइट किधर, डार्क। फिर क्या मिलेगा, ब्राइट। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकना, डार्क, डार्क, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट ऐसे मिल रहे थे। और आपको पता होगा, ब्राइट टू ब्राइट, डार्क टू डार्क के बीच को क्या बोलते हैं, फ्रिंज। डार्क टू डार्क या ब्राइट टू ब्राइट, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। फ्रिंज मतलब पट्टी, जैसा कि आपने रोडों पे जेब्रा क्रॉस पे देखा होगा, एक व्हाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी, व्हाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी मारते हैं ना, लाइक दिस। ये पर्दा है सामने, पर्दे पे पट्टी लगी है, कहीं ज्यादा चमक रहा है और कहीं कम चमक रहा है। YDSC यंग ने करके दिखा दिया लोगों को, देख लो, जब हम 2 बल्ब से प्रकाश निकलती है तो कुछ जगहों पे ज्यादा चमक रहा है और कुछ जगहों पे कम। और इसी घटना का नाम क्या रखा गया है, वेक्टर। करके दिखाए नहीं, कैलकुलेट भी किए। उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि कहां पे मिलेगा ब्राइट, हम पता करते हैं कि हमें ब्राइट कहां मिलेगा, डार्क कहां मिलेगा।
इससे निकलने वाले तरंगों का एक अध्यारोपण कराया। यहां जाके मिलेंगी कि नहीं तरंगे? अच्छा, यहां जाके मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी? मिली होंगी ना? यहां भी तो जाके मिली होंगी, यहां भी तो जाके मिलेंगी, यहां भी तो जाके मिलेंगी। हर जगह मिलती है कि नहीं? ओवरऑल रीजन में ओवरलैप करती है। तरंग है, ये रेखाएं नहीं है, तरंग है, ऐसे ऐसे चलने वाली लहर। तो लहर तो मिला होगा हर जगह पे, कुछ जगहों पे तीव्रता बड़ी होगी, कुछ जगहों पे घटी होगी। लेकिन ये कहते हैं कि बताओ यहाँ पे ब्राइट होगा या डार्क होगा? क्योंकि जितना ध्यान से देखना, जितना दूरी यहाँ उतना दूरी यहाँ, तो जितना बार यहाँ किए होंगे ऐसे दोनों पहुंचे होंगे, और फिर जितना दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ, तो वहां भी साथ पहुंचे होंगे। बताओ यहाँ कला समान मिला होगा या विपरीत कला? क्योंकि एक साथ निकले हो यहाँ से, सेम दूरी डिस्टेंस हो, एक साथ निकले हो, सेम साथ जा रहे हो, तुरंत जाके मिले, तो यहाँ पे जब साथों साथ मिलोगे सेम डिस्टेंस कवर करके, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो कलाएं होंगी वो समान होगी या विपरीत होगी? समान होगी। तो फिर चमक ज्यादा आएगा या कम आएगा? इसीलिए बता रहा है ब्राइट मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कोई जरूरी नहीं है कि समान मिले होंगे, क्योंकि इसको तो इतने दूरी तय करना है, जबकि इसको इतना दूरी तय करना है, तो दूरी में अंतर है कि नहीं? डिस्टेंस में अलग है, मतलब पथ में अंतर है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। अगर पथ में अंतर है तो फिर हमें ब्राइट फिर कहाँ मिलेगा? अगली ब्राइट हमें कहाँ मिलेगा? ये जानने के लिए हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ से पर्दे के बीच की दूरी डी माना, कैपिटल डी। कैपिटल डी पर्दों के बीच की दूरी है, मतलब सोर्स से पर्दे के बीच की दूरी है। स्मॉल डी दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी है? छिद्रों के बीच की दूरी है। और ये तो कैपिटल डी है। यहाँ से इन्होंने इस पे एक कैलकुलेशन के लिए डॉटेड लाइन से मीट लाया, क्योंकि अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर भी पुट किए, उन्होंने बताया कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। कंडीशनल कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे हम अगर बाई चांस इस हाथ को देखो, ऐसे हमारा हाथ है 90 से है कि नहीं? अब जितना हम ये हाथ ऊपर उठाएंगे उतना ये इधर भागेगा कि नहीं? जैसे हमारा ये उंगली है ना, ये 90 है कि नहीं? अब अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं तो जितना डिग्री आगे टांगना है उतना यहाँ फेंकी कि नहीं? इसको जितना हम यहाँ उठाएंगे उतना ही ऊपर उठी नहीं। समझ में आया चीजें? यहाँ से उन्होंने थीटा निकाला और थीटाओं को सॉल्व किया। ध्यान से देखना, हम मान लेते हैं ये दूरी x, क्या मान लेते हैं? x दूरी है, वही दूरी पे आपका फ्लैट चेंज हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें साइन थीटा का मान क्या होगा ये हमें बता दो। इसको आप S1 S2 मान लो, इसको a मान लो, और इसको p मान लो, तो इस पॉइंट को o मान लो। इस ट्रायंगल को देख रहे हो? कौन सा ट्रायंगल? इसको भी कुछ मान लो, सी माना है क्या? सी माना है। COP ट्रायंगल COP में बाबू समझ लेना ध्यान से, क्योंकि वेब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। सपोर्ट त्रिभुज है क्या? यस सर। साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब क्या है? BPO x जी सर बटे कर्ण PC साइन थीटा के बराबर होगा। और एक बार और इसमें भी थोड़ा सा देख लें, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? छोटा सा कौन सा ट्रायंगल? या समान है S2A में, देख रहे हो? ये भी समकोण त्रिभुज है, लंब डाला गया, लंब। लंब के सामने ही कर्ण होता है। साइन थीटा बता दो मैं। अपॉन डी। S1 S2 लिखे या डी लिखे है? ये भी साइन थीटा होगा कि नहीं? तो एक ट्रायंगल तो था यार, दोनों ट्रायंगल को हमने देख लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर। और समीकरण 1-2 में रूल बताता है कि अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। x बटे PC बराबर S2A बटे D। चूंकि यदि P O के बहुत निकट हो, क्या बता रहे हैं? अगर ये P O के बहुत नजदीक हो, अरे भाई हर जगह तो ओवरलैप हुआ ना, हम यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, और ये दूरियां बहुत कम होती है, हम मान लेते हैं बहुत नजदीक है, तो हाई लाइन धीरे धीरे नीचे हो जाएगी कि नहीं? सही बात। CP
भाई पी जैसे जैसे वो के नजदीक लाओगे तो ये जाना कि नहीं, और बहुत नजदीक हो जाए तो ये जो सीपी है वो लगभग क्या बन जाएगा, सीओ, क्योंकि जितने खींच के नजदीक ले आओगे तो लगभग जो सीपी इतना बड़ा है वो किसके बराबर लगभग होने लगेगा, सीओ के, मतलब सीपी जरूर चेंज हो जाएगा सीओ के। आता है हम सीपी के सीओ रखते हैं तो एक्स बटे सीपी मतलब वही पीसी या सीओ कर देंगे और बराबर H2A बटे टी, और सीओ जान ही रहे हो सीओ क्या है, कैपिटल डी, तो x बटे कैपिटल डी बराबर H2A बटे स्मॉल, तो x बराबर H2A गुणे कैपिटल डी बटे ये कह रहा है कि भैया जहां तुम्हारा अब कहीं अक्षारोपण होगा तुम तो समझ रहे हो कि बीच में ब्राइट आ रहा है, मध्य बिंदु पे एकदम बीचों बीच में ब्राइट आ रहा है, कंटिन्यू आगे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मिलेगा आपको, कई पट्टियां मिलेंगी, इन पट्टियों को फ्रिंज भी करते हैं, फिर कहां मिलेगा ये जानने के लिए ये फार्मूला बताएगा। अब इसमें तो जान लो ना कैपिटल डी क्या है, दोनों पर्दे के बीच की, और स्मॉल डी क्या है, दोनों सोर्सों के बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, जो स्रोत के बीच की दूरी है वो स्मॉल डी है और जो पर्दों के बीच की दूरी वो कैपिटल डी है, और H2A क्या है ये, और यही H2A तो पथांतर है, इस किरण में और इस किरण में पथ में अंतर, जितना ये चला उतना ये चला, यही इतना एक्स्ट्रा चला, तो H2A क्या है, पथांतर। H2A पथांतर है कि नहीं, क्योंकि दोनों किरणों में जब दोनों में कोई पथांतर नहीं आया था तो पहले जान गए थे हम राइट होगा, लेकिन जब यहाँ जाके मिले हैं तो हमने कहा भैया यहाँ तो दोनों के पथ में अंतर आ रहा है, एक कम चल रहा है और एक ज्यादा चल रहा है, तो पथांतर आएगा तो पथांतर हो सकता है चेंजेज हो जाए, दिक्कतें आ जाए, अगर पथांतर आ जाएगा तो समान कला में भी मिल सकते हैं, विपरीत कला में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो पथांतर H2A को हमने डिफाइन किया तो हमें अगली जो व्यतिकरण मिलेगी, जो बड़ा इंटरफेरेंस मिलेगा वो यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा पोजीशन को लेकर। अब अगर हमें संकोची चाहिए, क्या चाहिए, संकोची व्यतिकरण के लिए, संकोची व्यतिकरण के लिए पथांतर H2A पथांतर है, और आप निकाल चुके हो कि पथांतर कितना रखना होता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, मतलब n लैम्डा, उसको कॉमनली बोलेंगे तो क्या n लैम्डा, मतलब x बराबर इसको n लैम्डा कर देंगे तो n d लैम्डा बटे, क्लियर हो। अगला विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर आपको निकालना है तो x बराबर क्या बन जाएगा, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला पाई 3 पाई, पथांतर सॉरी हाँ पथांतर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, तो कैसे लिखा जाए, हाँ तो n लैम्डा लिख दे, क्योंकि n लैम्डा में तो आप जानिए n लैम्डा मतलब n की वैल्यू 0 1 2 डालोगे, अब इसमें आप विषम बनाने के लिए 2n + 1 - 1 डालेंगे, 2n माइनस, तभी तो विषम संख्या बनेगा, और बाई 2 डालेंगे तभी तो बाई 2 आएगा, विषम संख्या बाई 2, और लैम्डा बाई 2 डालेंगे तो d लैम्डा बाई, क्योंकि n डालोगे तो n का मान यहाँ क्या डाल सकते हो, जहां n का मान क्या क्या है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ n का मान क्या है, 0 नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हुआ चाहिए। अब यहाँ पे फार्मूला में n वाला दसवां डाल दो, ये बता देगा कि 10वें नंबर पे जो डार्क आएगा ये तो बीचों बीच सेंट्रल केंद्रीय, इसको पहला डार्क बोलोगे कि नहीं, इसको दूसरा डार्क बोलोगे कि नहीं, फिर ब्राइट के बाद डार्क आएगा कि नहीं। अगर तुम्हें चाहिए कि 10वां डार्क कहाँ है, n की वैल्यू 10 डालो, तीसरा डार्क कहाँ है, n की वैल्यू 3 डालो, अगर ब्राइट में चलना है तब ये लगाना पड़ेगा, कैवा ब्राइट चाहिए, पहला ब्राइट चाहिए n की वैल्यू 1 डालो, तीसरा ब्राइट चाहिए n की वैल्यू 3 डालो, समझ में आ रहा है। तो ये हर ब्राइट को बताएगा और ये हर डार्क को बताएगा, और ये दो चीजों से न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। बाकी टफ क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व किया जाता है। ये रहा यंग के प्रयोग, आपसे क्वेश्चन आएगा यंग के द्विजेंद्रीय छिद्र प्रयोग की व्याख्या कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, या फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम बताते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट या एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच की चौड़ाई को क्या बोलते हैं, फ्रिंज, और उसकी
चौड़ाई निकाली जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई दो तरह से, तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिखोगे फ्रिंज की चौड़ाई, ध्यान से देखो। अब कोई ऐसे पूछे कि बाबू ये काला पट्टी और लाल सफेद पट्टी, जो सफेद मतलब चमकने वाला ब्राइट और काला माने डार्क, ये जो दोनों तुम्हें मिल रहे हैं, इसमें इनकी चौड़ाई कैसे निकाली जाए? हम बोले तख्ते की चौड़ाई कितना है, तो कैसे बताओगे? उस दीवार से यहाँ तक की दूरी नाप लो और उस दीवार से वहां तक की दूरी नाप लो, जो वहां वाला आए उसमें से यहाँ वाला घटा। मतलब अगर हमें दूसरे ब्राइट डार्क और पहले डार्क दूसरे डार्क कहाँ पे है और माइनस पहला डार्क कहाँ घटा दे, तो दोनों डार्क के बीच का मिल जाएगा कि नहीं? ये पहला ब्राइट है कि नहीं? इसके आगे ऊपर एक ब्राइट आया होगा कि नहीं? अगर हम दूसर का ब्राइट का पोजीशन जान जाए क्या सेंटीमीटर पे है और पहल का ब्राइट कितने पे है, दूसर के में से पहल का अगर घटा दिया जाए तो दोनों ब्राइटों के बीच की दूरी मिल जाएगी कि नहीं? मान लो यहाँ से दूसर का ब्राइट किया है 8 सेंटीमीटर पे और पहल का है 5 सेंटीमीटर पे, तो दोनों ब्राइट के बीच में कितना दूरी है? घटा जब तो मिल ना, वही तो फ्रिंज कहते हैं। और जब हमने घटाया तो फ्रिंज की चौड़ाई जो आई W बराबर वो आया D लैम्डा बटे D। D क्या होता है? कैपिटल D क्या है? दोनों पर्दों के बीच की, और स्मॉल D क्या है? दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। कभी कभी कोणीय चौड़ाई भी लोग निकालते हैं फ्रिंज की। सोचो कि ये क्या होता है, कोणीय चौड़ाई क्या चीज? तो आप ध्यान से समझ लो, जैसे इस डार्क से इस डार्क के बीच की दूरी क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिंज। और इसकी चौड़ाई को कै सेंटीमीटर कै मिलीमीटर है फ्रिंज की चौड़ाई। लेकिन क्या ये दोनों इस पे कोण बना रहे होंगे कि नहीं? खींच दे यहाँ से यहाँ तो कोण बनाएंगे कि नहीं? उसको कोणीय चौड़ाई कहते हैं। कोणीय चौड़ाई निकालने को थीटा करते हैं और डी हटा देना, तो लैम्डा बटे डी, स्मॉल डी लगा दोगे तो कोणीय चौड़ाई भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हो? तो फ्रिंज की दो चौड़ाई बताई जाती है, एक तो फ्रिंज कितना मीटर मोटा है, 2 mm 3 mm 5 mm ये वाला चौड़ाई कितना दूरी है, और ये इसको फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं उसको कोणीय चौड़ाई। क्लियर जी? फ्रिंज की चौड़ाई की साइड डी कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है? कैपिटल डी और यही कैपिटल डी पर्दों के बीच की दूरी और स्मॉल डी। अब बात हमारे ध्यान से समझ लो, 2 मिनट में फिर नोट करना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्यतिकरण। व्यतिकरण प्रकाश की एक ऐसी घटना है जो किस प्रकृति से व्याख्या की जाती है? तरंग प्रकृति। इसको कण मान के नहीं कर सकते, क्योंकि कण आपस में टकराएंगे तो क्या कुछ ऐसा होगा? कण दो गेंदा टकराएंगे तो ये किधर छटक जाएगा? ये प्रकाश के कण प्रकृति को नहीं बताता है, ये प्रकाश के किस प्रकृति को बताता है? तरंग प्रकृति को बताता है, जो तरंगों की तरह, वेव की तरह रन करते हैं। और आपको ने पढ़ा है कि जब किसी एक ही माध्यम में 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें चलती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण के कारण, परस्पर ओवरलैपिंग के कारण कुछ पॉइंटों पे तीव्रता बढ़ती है, जबकि कुछ पॉइंटों पे तीव्रता घट जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पे बढ़ती है उसे संकोची व्यतिकरण, जहाँ पे घटती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण को समझने के लिए यज्ञ ने प्रयोग किया, जिसको नाम दिया गया यज्ञ का द्विच्छेद प्रयोग। उससे पहले हमने आपको बताया कि जब 2 तरंगे मिलेंगी तो उनपे जो रिजल्टेंट पार्टिकल होगा वो ना तो इनकी बात मानता है और ना इनका। जैसे ये तरंग मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का जंप करा रहे हैं और ये 4 का करा रहा है और दोनों एक साथ पहुंच गए यहाँ वाले पार्टिकल पे, तो ये पार्टिकल ना इनको मानेगा और ना इनको मानेगा। ये नेट आयाम पे चलेगा, ना 2 का ना 4 का। आप यहाँ आ जाओ, वो कहेगा हमारा नेट निकालो, हम नेट निकाल के बताओ हम उतने का करेंगे। हो सकता है कि दोनों समान कला में मिले तो 2 4 6 का करने लगे, हो सकता है वो विपरीत कला में मिले तो 2 - 4 - 2 के 2 का करने लगे। अगर ये भी 4 का आया, ये भी 4 का आया, समान कला में मिलेंगे वो 8 का करेगा, विपरीत कला में मिलेंगे वो करेगा ही नहीं, 4 4 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही घटना तो व्यतिकरण है। व्यतिकरण यही करती है कि कुछ जगहों पे कंपन बढ़ जाता है, कुछ पे घट जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हमने जान पाया कि अगर दोनों के नेट आयाम निकालना चाहते हैं तो हमें आयाम निकालने के लिए फार्मूला होगा नेट बराबर √A1² + A2² + 2 A1 A2 cos phi। अर्थात आयाम किस पे डिपेंड करता है? कलांतर पे। अब कलांतर और पथांतर में एक संबंध था, हमने पहले ये चेक कराया कि संपोषी के लिए हमें कलांतर क्या चाहिए, विनाशी के लिए क्या कलांतर चाहिए, संपोषी के लिए क्या पथांतर चाहिए, विनाशी के लिए क्या पथांतर चाहिए। उसके बाद में आपने रिस्पेक्टिव देख ही लिया है कि इसमें
कालांतर चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो किसमें चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, विषम संख्याओं का पाई है, इसमें सम संख्याओं का पाई है। इसमें 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो क्या लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, लाइक द 5 डिफरेंसेस बने हैं। यंग के प्रयोग में हमने बताया कि हमने 2 बल्ब नहीं लिए थे, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि एक साथ हम दोनों को जला नहीं पाएंगे। हो सकता है दोनों तरंगे आगे पीछे निकले, और आगे पीछे निकलेंगे तो हम वेक्टर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेक्टर में साथ निकलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक ही सोर्स लिया और उसके सामने पर्दे लगाकर 2 झिर्री बना दिए, इसीलिए इनका नाम द्विझिर्री प्रयोग के नाम से जाना जाता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। चूंकि दोनों झिर्रियों की दूरी उस स्रोत से बराबर थी, तो जब बल्ब जलाया गया तो प्रकाश दोनों पे साथ पहुंचा। जब साथ पहुंचा तो वहां से यहां आने में भी उनकी दूरी समान थी, इसलिए यहाँ के समान कला में मिले, और जब समान कला में मिलेंगे तो आप तो जानते हो कि आयाम बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे ब्राइट हो जाएगा। लेकिन कुछ बिंदुओं पे ऐसे थे जहाँ पे वो विपरीत कलाओं में मिले और वहां पे अंधेरा आ गया और डार्क हो गया। कहाँ पे ब्राइट होगा, कहाँ पे डार्क होगा, इसके लिए उन्होंने एक फार्मूले को ड्राइव किया। 2 ट्रायंगल बनाए और दोनों ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल के तुलना कर दिए, उन्हें मिल गया, और उन्होंने संकोशी में जो पथांतर था वो इसको रख दिए। अब क्योंकि 0 लैम्डा 2 लैम्डा मतलब ये लैम्डा है जनरली, और ये विषम संख्याओं बाय 2 लैम्डा है, तो विषम संख्या बाय 2 लैम्डा किया गया। 2 फ्रिंजों के बीच की जो गैप्स होती है उसको हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, W से दिखाते हैं, d लैम्डा बाय स्मॉल d होता है, जबकि वो यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, ये दोनों मिलाओगे तो कोण बनेगा कि नहीं, उसको कोणीय चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक होती है वेक्टर को। अगर और बेहतर हम समझे तो यंग सर कहते हैं कि वेक्टर की घटना को समझने के लिए आपको कुछ प्रतिबंध दिए जा रहे हैं, कुछ सीमाएं दी जा रही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आपको अच्छा बैटिंग करना है तो बॉल को नहीं बॉलर को समझो, क्योंकि बॉलर अपनी कितनी भी बनावट कर ले, जो उसके नेचर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो बदल मान ले 2 बार उल्टा सीधा फेंक भी दे समझ जानबूझ के, फिर वो उसी ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे तुम राइटिंग जानते हो, अपनी राइटिंग तुम कितनों बनाने की कोशिश करो, 2 लाइन बाद फिर वही जो रवैया है उसी पे आ जाएगा, क्योंकि जब तक तुम बनाओगे सोच सोच के तब तक कुछ बिगड़ेगा, इधर उधर होगा, लेकिन जैसे स्पीड बनाओगे फिर वही आ जाएगा। मतलब अगर बैटिंग बढ़िया करना है तो पहले तुम बॉल को मत हिट करो, बॉलर को समझो कि बॉल ज्यादातर कहाँ पे दे रहा है, कौन से बॉल को ज्यादा ये फेंक रहा है, फिर उस बॉल के अकॉर्डिंग आप खेलोगे तो अच्छे ज्यादा हिट कर सकोगे। ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि अगर वेक्टर को आपको समझना है तो वेक्टर में तुम्हें क्या करना होगा, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई जब ज्यादा मिलेगी तभी तुम्हें समझ में आएगा। उसी में चमकने वाला लाइन, ना चमकने वाला लाइन, पतला मिलेगा, तुम जान ही नहीं पाओगे कहाँ चमक रहा है और कहाँ नहीं चमक रहा है। लेकिन जब मोटा मिलेगा तब पता चलेगा कितना दूर चमका, इतना दूर नहीं चमका। मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई जब ज्यादा होगी तभी तुम्हें क्लियरिटी आएगी कि वेक्टर हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा ब्राइट है और यहाँ पे ज्यादा। और फ्रिंजों की चौड़ाई ज्यादा करने के लिए आप डी को ज्यादा करना पड़ेगा और स्मॉल डी को कम। क्यों? क्योंकि कैपिटल डी ऊपर है, अनुक्रमानुपाती है, तो बढ़ाने के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा, और स्मॉल डी नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती में आपको जानते हो कि अपने क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए घटाना पड़ेगा। मतलब ये छिद्रों के बीच की दूरी कम से कम रखो ताकि स्मॉल डी का मान कम आए, तो यहाँ कम आएगा, कम से भाग दोगे तो चौड़ाई ज्यादा आएगी। और पर्दों के बीच की दूरी ज्यादा रखो ताकि ज्यादा रखोगे तो यहाँ ज्यादा डालोगे तो आंसर ज्यादा आएगा। मतलब जब आप कैपिटल डी ज्यादा और स्मॉल डी कम से कम रखोगे तब आपके फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा आएगी, और जब चौड़ाई ज्यादा आएगी तो यहाँ पट्टियां मोटा बनेगा, चमकने वाला ना चमकने वाला, और तब आपको वेक्टर समझ में आएगा। गलती से कहीं इनके बीच की दूरी ज्यादा या इनका कम कर दिए तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, घटने में पतला सा चमकने वाला, पतला सा ना चमकने वाला, पतला सा चमकने वाला, और तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे कहाँ चमक रहा है और कहाँ नहीं चमक रहा है। इसीलिए उन्होंने बताया कि पर्दों के बीच की दूरी ज्यादा और छिद्रों के बीच की दूरी कम से कम रखना चाहिए। अगला उन्होंने बताया कि दोनों के तरंगदैर्घ्य अगर उच्च रखते हो तो यहाँ लैम्डा का मान ज्यादा रखोगे तब भी केंद्रीय चौड़ाई का मान बढ़ेगा। मतलब लाल रंगों से अगर प्रकाश का वेक्टर कराओगे तो आपको ज्यादा वेक्टर महसूस होगा क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। वहीं पे बैगनी या नीले से कराओगे तो उसका फ्रिंज की चौड़ाई कम आएगी आप सापेक्षिक, क्योंकि उसके लैम्डा का मान कम होता है। तो ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को यूज करो ताकि आपको यहाँ पे वैल्यूज बढ़े। नेक्स्ट फैक्ट उन्होंने बताया कि आप जब यहाँ पे आयाम ले रहे हो तो आयामों को A1 और A2 को लगभग बराबर लो,
बराबर लो या लगभग, तो आपको तीव्रताओं में अंतर आएगा, ब्राइटनेस में अंतर आएगा, वरना आप ब्राइटनेस देख ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए 100 का ले लिए और एक 2 का ले लिए, 100 का और एक 100 सेंटीमीटर वाला, एक 1 सेंटीमीटर वाला, जब दोनों समान हो जाएंगे तो कितना बना देंगे? 102। तो जहां पे बढ़ेगा वहां 102 का आयाम, और जहां घटेगा वहां 98 का। क्या 102 98 में ज्यादा अंतर महसूस कर पाओगे? नहीं। फिर वो कहते हैं दोनों को जब समान लोगे, जैसे दोनों 100 ले लिए, तो जब बढ़ेगा 200 और जब घटेगा तो 0, तब 200 0 में तुम्हें अंतर दिखेगा बढ़िया कि कहाँ चमक रहा है और कहाँ। तो एक अच्छे वेदकड़ के लिए आपको कितनी बातों को ध्यान देना है? 4। पहला, पर्दों के बीच की दूरी अधिकतम रखनी है ताकि चौड़ाई ज्यादा मिले, छिद्रों के बीच की दूरी कम रखनी है ताकि चौड़ाई ज्यादा मिले, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य उच्च रखना है, लैम्डा का मान ज्यादा रखना है ताकि चौड़ाई ज्यादा मिले, और लगभग आयामों को, दोनों तरंगों के आयाम को बराबर रखा जाए ताकि हमें उसमें अधिक से अधिक अंतर मिले तीव्रताओं में, और ब्राइट और डार्क में अधिक से अधिक अंतर मिले। क्लियर हो ना? अब इनमें आता है तीव्रता का ग्राफ और पैटर्न, तो दोनों चीजें हम यहाँ बना देते हैं और वो दोनों भी आप याद कर लोगे। वेदकड़ के आगे भी हम आगे कौन सी घटना पड़ेगा? वो विवर्तन। क्योंकि वहां के पैटर्न और यहाँ के पैटर्न से थोड़ी सी फर्क है। वेदकड़ की इंटेंसिटी को जब ड्रा किया गया, तीव्रता को ड्रा किया गया, तो देखा गया कि बीच में तीव्रता ज्यादा था, ब्राइट था, फिर ये घटा है, डार्क हो गया है, फिर ब्राइट हुआ, चमका, ऊपर उठा वाला तीव्रता बढ़ा, चमका, फिर अंधेरा हुआ, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। लेकिन जितने ब्राइट हुए क्या उनके चमक में कोई अंतर नहीं थी। जितना ऊंचाई पे बीच वाला गया है उतने ऊंचाई पे सब किनारे वाले भी जा रहे हैं। हमारी बात समझ पाए? मतलब जितना ब्राइट यहाँ वाला चमकेगा उतने ब्राइट, मतलब किसी में ब्राइट की चमक में अंतर नहीं होगी। नहीं तो अगर होती तो यहाँ हम डाउन कर देते। तीव्रताएं बराबर चलती है, लेकिन जब विवर्तन पढ़ोगे तो विवर्तन में वही प्रॉब्लम है, उसके सेंट्रल वाला ज्यादा चमकता है और धीरे धीरे किनारे वाले कम होते चले जाते हैं, उनकी तीव्रताएं घटती है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, जबकि दूर होने पर धीरे धीरे तीव्रताएं चमक घटती जाती है। लेकिन वेदकड़ में ऐसा नहीं होता। वेदकड़ में जितना भी ब्राइट है, चाहे बीच में हो, चाहे किनारे हो, चाहे बहुत दूर हो, हर ब्राइट पे चमक क्या होती है? समान होती है, तीव्रताएं घटती बढ़ती नहीं है, और उनकी चौड़ाइयां भी घटती बढ़ती नहीं है। मतलब जितना ब्राइट से ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या पहले और दूसरे में है, उतने 99 और 100 के बीच भी होगा, उतने 500 और 501 के बीच भी होगा। जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी नहीं। फिर आगे विवर्तन पढ़ोगे वहां अलग है, वहां पे बीच में चौड़ाई ज्यादा होती है और आगे चल के चौड़ाई घटती, मतलब बीच में चमकने वाला इतना चौड़ा रहेगा, फिर उसके किनारे वाले थोड़ा पतला रहेंगे, उसके किनारे वाले चमकने वाले और पतला रहेंगे। लेकिन इसमें चौड़ाइयों में अंतर नहीं होता। क्योंकि हम लोग फिगर्स बनाते हैं, इसको हम पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्न। वेदकड़ का जो पैटर्न आपको मिलता है वो पैटर्न कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे बना रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए। हमारी तरह से आप मत बनाना होगा, क्योंकि हम मिटा लेंगे भी उंगली से। सर ये सब है तो तू कैसे मिटेगा? ये पैटर्न आप क्या समझ पा रहे हो? पट्टियां हैं, ये वही फ्रिंज है। ये सब क्या है? पट्टियां, पट्टी, फ्रिंज है। और ये आपका काला वाला क्या बता रहा है? ना चमकने वाला, और बीच में सफेद वाला क्या बता रहा है? चमकने वाला। मतलब एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, एक ज्यादा उजाला एक कम उजाला का पट्टी मिलेगा। लेकिन जो यहाँ चौड़ाइयां होंगी, किसी का कम ज्यादा है? जितना यहाँ मोटा उतने मोटा यहाँ, उतने चमकना यहाँ, उतने चमकना यहाँ, हर जगह दूरियां क्या होंगी? लेकिन जब विवर्तन पढ़ोगे तो घट बढ़ जाएगा। तो तीव्रताओं और ये पैटर्न दो चीजें, पैटर्न को प्रारूप कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? लिख डालो जो कुछ आता है, मतलब समझ पाए।